आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का छत्तीसगढ़ बीजेएस की तरफ से और भारतीय जन संगठन के माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सभी लोग कोरोना के इस काल में सुरक्षित हैं। आपकी मंगल कामना के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज हम माइनॉरिटी राइट्स एंड बेनिफिट्स विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। माइनॉरिटी क्या है, ये एक ऐसा विषय है कि जिसे जैन समाज को अभी भी समझना बाकी है। लाभ तो समझ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज, क्योंकि हमारा समाज जो है एक शिक्षित समाज है, हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अल्पसंख्यकता का अर्थ क्या है। ये हमें मिली अल्पसंख्यकता माइनॉरिटी मिली तो क्यों मिली है, किन कारणों से मिली है, किसने हमें ये दी है, केंद्र सरकार ने दी है तो कब दी है, क्या हमारी राज्य सरकार ने भी हमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है, इनमें किस तरीके के अधिकार हमें मिल रहे हैं, और ये एक्चुअली माइनॉरिटी किन परिवारों के लिए है। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कौन सी योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ वो परिवार ले पा रहे हैं जो इसके लिए पात्रता रखते हैं, आदि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें शिक्षित समाज होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। तो हम आशा करेंगे कि इस कार्यक्रम से, इस वेबिनार से जो भी जानकारी आपको मिले, वो जानकारी आगे तक जो है, जो पात्रता रखते हैं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप पात्रता में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आप पात्रता में न हो, लेकिन जो लोग पात्रता में है उन तक जो है ये सूचना पहुंचाना जो है हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, और ये सा हम करेंगे। इस आशा के साथ इस वेबिनार को शुरू करते हैं। मित्रों, आज वैसे तो लाभों के डिफरेंट क्षेत्र हैं। स्टूडेंट्स के अलावा बिजनेस व्यापारियों के लिए जो है अधिकार और लाभ है, धार्मिक अधिकार लाभ है, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, एनजीओ के लिए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत सारे अधिकार और लाभ हैं। लेकिन आज हम यहाँ मात्र बेनिफिट्स टू दी स्टूडेंट्स को चर्चा करने के लिए, इस पर सविस्तार चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आप जो लाभ है, जो योजनाएं हैं, उनको स्वयं समझेंगे भी और समाज के उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिसके जो जरूरतमंद है और जो इसका लाभ ले सकते हैं। मित्रों, मोटे मोटे तौर पर देखें तो बेनिफिट्स जो स्टूडेंट्स को हैं उनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी आर्थिक सहायताएं, शैक्षणिक या शिक्षण ऋण या लोन, और फेलोशिप्स, जो एमफिल या पीएचडी करते हैं कैंडिडेट्स, उनको फेलोशिप्स मिलती है, उस पर सविस्तार चर्चा। और फ्री कोचिंग्स, किस तरह की फ्री कोचिंग्स की योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है, और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्तियां क्या क्या मिलती हैं। ये 5 भाग हैं, इन पर जो है हम सविस्तार चर्चा करेंगे। यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो 5 भाग हमने विभाजित किए हैं या वर्गीकरण किए हैं लाभों के विद्यार्थियों के लिए, ये प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स न्यू दिल्ली, यानी भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं इन कैटेगरीज के लाभों के लिए चलाई जाती है। देखिए, इन कैटेगरीज में किस तरीके की योजना है उसकी एक समरी आपके सामने रखते हैं। पहला है नई उड़ान, या इसके मार्फत आर्थिक सहायताएं मिलती हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, फेलोशिप की ये स्कीम है। और बहुत सारी फ्री कोचिंग्स की अलाइड स्कीम्स हैं, विविध योजनाएं हैं जिस पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। कम ब्याज दर के ऊपर लोन, शिक्षण लोन हमारे विद्यार्थियों को किस तरीके से मिल सकता है, इसकी एक योजना है एनएमडीएफसी की। पढ़ो प्रदेश, जो विदेश में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको जो शिक्षण लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, उस पर किस तरीके से कम ब्याज देना पड़े, उसकी एक योजना है। और इसके अलावा नीचे के आप 4 पॉइंट देख रहे हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक कम मींस स्कॉलरशिप एंड बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप। ये सारी 4 योजनाएं जो है छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। और कई करोड़ स्कॉलरशिप पूरे देश की 6 कम्युनिटीज हैं माइनॉरिटी की, आपको ज्ञात ही है, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। सर्वप्रथम मुस्लिम्स हैं, उसके बाद
क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समाज, इतने जो है कम्युनिटीज के लिए बहुत बड़े स्तर पर 3,000 करोड़ प्रति वर्ष इसका बजट है स्कॉलरशिप का, जो विद्यार्थियों के लाभ के लिए, उनके विकास के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो है राज्य की भी योजनाएं चलती हैं विद्यार्थियों के सहायता करने के लिए या उनके विकास के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के अंत भाग में हम छत्तीसगढ़ राज्य की क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से लाभ लिया जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ जितने भी श्रोता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम जो प्रश्न आपके मन में आए उन्हें नोट करें या चैट बॉक्स पर डाल दें। हमारे भाई संतोष जी सावा वो सारे क्वेश्चन नोट करेंगे और जब मेरा संबोधन संपूर्ण होगा, लगभग 1 घंटा जो है मुझे सब विवरण देने में लगेगा, उसके बाद आधे घंटे का समय जो है आपके प्रश्नों और उत्तर का होगा। उसमें जो है हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी दें और आपको संतुष्टि भी हो, इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहली योजना है नई उड़ान। ये भारत सरकार की, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, भारत सरकार की ये सारी योजनाएं हैं। और पहली योजना जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नई उड़ान। ये ऐसे कैंडिडेट्स जो यूपीएससी, एसपीएससी एंड एसएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो प्रत्याशी प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं और इनके द्वारा यूपीएससी, एसपीएससी और एसएससी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम्स आयोजित होते हैं, वो एग्जाम की प्रीलिम्स पास करने पर एक आर्थिक सहायता दी जाती है। वो देखिए किस तरीके से दी जा रही है। एलिजिबिलिटी, सहायता किन्हें मिलेगी, कौन पात्र हैं? ऐसे परिवार के प्रत्याशी जिनके परिवार की आय 6 लाख वार्षिक से अधिक नहीं है, वो प्रत्याशी जो है इसमें पात्रता धोरण में आएंगे। और देखिए असिस्टेंस क्या क्या मिल रही है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स पास करने पर, देखिए यहाँ बहुत, मैं फिर से अंडरलाइन से बोल रहा हूं कि ये प्रीलिम्स पास करने पर है, मतलब पहली परीक्षा पास करने पर है। फाइनल या जिसे मेंस कहते हैं वो परीक्षा पास करने पर नहीं है। इसका योजना का उद्देश्य ये है कि जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स पास कर ले उन्हें इतनी आर्थिक सहायता दी जाए कि वो आसानी से मेंस की एग्जाम्स पास कर सकें। ऐसा जो है इस योजना का उद्देश्य है। इसमें यूपीएससी की प्रीलिम्स पास करने पर 1 लाख रुपए की मुश्त आर्थिक सहायता कैंडिडेट को मिलती है। एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गजेटेड पोस्ट के लिए अगर प्रीलिम्स पास की जाती है तो 50,000 रुपए का अवार्ड है, और अगर नॉन गजेटेड पोस्ट है तो उसके लिए 25,000 रुपए का अवार्ड है। इसी तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होती है, यदि उसमें पास किया, कैंडिडेट पास होता है तो उसको 25,000 रुपए देने का प्रावधान है। अगेन मैं फिर से इसे रिपीट करूंगा कि ये उन्हीं परिवारों के लिए जिनको 6 लाख रुपए जिनकी ऑफिशियल सालाना आय है, और इसके अंदर 1 लाख रुपए तक यूपीएससी के कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स पास करने पर मिलता है। देखिए आगे इसकी टर्म्स कंडीशंस देखते हैं। ये सिंगल टाइम बेनिफिट है। जो कैंडिडेट्स अगर कोई सुन रहे हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस पास करनी होती है, फिर इंटरव्यू पास करना होता है। यदि लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है तो फिर दोबारा से प्रीलिम्स देनी पड़ती है। लेकिन जो बेनिफिट है, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो सिंगल टाइम है, एक ही बार अवेल किया जा सकता है। भले आप 2 बार प्रीलिम्स पास करें लेकिन बेनिफिट एक ही बार मिलेगा। अगर वो बेनिफिट भी उस शर्त पर मिलेगा कि भारत सरकार की किसी अन्य योजना में आप इस तरीके का लाभ नहीं ले रहे हैं। जब आप एग्जाम पास कर ले, कैंडिडेट एग्जाम पास कर ले, क्योंकि क्या है कि इन योजनाओं की जानकारी हमारे युवा साथियों को है नहीं और उनको इस बारे में पता नहीं है, तो बीजेएस का ये कर्तव्य बनता है कि अपने स्टेट में इसको बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट करें। उस समय जब यूपीएससी के स्टेट के एसपीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो, उस समय हमें जो है ये व्हाट्सएप के माध्यम से
सूचना देने का काम करना चाहिए। वो पोस्ट हमारे पास तैयार रहती है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पर रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए वो सारी जानकारी हमारे तक आ नहीं पाती है। यूपीएससी की आती है, लेकिन कई महीनों तक जो है वो रिजल्ट अलग अलग राज्यों के आते रहते हैं। तो अगर राज्यों से हमें सूचना मिल जाएगी तो हमारा वीजीएस माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर बहुत समय से एक क्रिएटिव बनाकर, व्हाट्सएप पोस्ट बनाकर के जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं प्रीलिम्स में, वो अप्लाई कर दे विद इन 30 डेज इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.nayiudan-moma.gov.in। इसे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें युवाओं को इसको सर्कुलेट करने की आवश्यकता है। ये पहली स्कीम है जिससे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। और काफी विद्यार्थी, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है, जिस तरीके से कुछ संस्थाओं ने, जैन समाज की संस्थाओं ने ये प्रमोट किया है कि हमारे युवा साथी प्रशासनिक सेवाओं में जुड़े और बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो उनको ये लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसके लिए जो भी प्रयास करना हो वो हमारी तरफ से होने चाहिए। मित्रों, दूसरी योजना है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप अध्येता वृत्ति, फेलोशिप उनको दी जाती है जो या तो एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। देखिए, इसमें 5 साल का जो है कोर्स एमफिल और पीएचडी को मिलाकर होता है। जो मात्र एमफिल कर रहे हैं उनका 2 साल का कोर्स होता है। इनमें देखिए रेट ऑफ फेलोशिप क्या है। जूनियर रिसर्च फेलो यहाँ लिखा हुआ है, JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो, उसको 25,000 रुपया माह, क्योंकि एमफिल का कोर्स 2 साल का होता है। अगर उनको फेलोशिप स्वीकृत होती है तो 25,000 रुपया पूरे 12 महीने, यानी 2 साल के 24 महीने के लिए 25,000 रुपया महीना फेलोशिप में पेएबल है। और इसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स भी और मिलते हैं। इसी तरीके से सीनियर रिसर्च फेलो जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए 28,000 रुपया महीना की फेलोशिप देने का प्रावधान है। और इसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स अलग से देने का भी प्रावधान है। इसमें एलिजिबिलिटी, पात्रता में कौन आते हैं? अगेन वही जिन परिवारों के कैंडिडेट्स की, जिन कैंडिडेट्स के परिवारों की वार्षिक आय ऑफिशियल वो 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे कैंडिडेट्स इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और उन कैंडिडेट्स को बेनिफिट लेने के लिए, फेलोशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन आवश्यकता है, आइदर इन एमफिल और आइदर इन पीएचडी। अगर ऐसा नहीं है कि साहब मैं पीएचडी करने जा रहा हूं और मैं अप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं है। पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन लगाने का अधिकार आपके पास आएगा। और वो उसी केस में फेलोशिप पा सकेंगे जो जिनको किसी तरह की दूसरे सोर्स से, अन्य स्रोत से कहीं फेलोशिप या इंसेंटिव्स, जो फेलोशिप या पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की भी बहुत सारी ग्रांट्स होती है, इंसेंटिव्स होते हैं। यदि वो इंसेंटिव्स भले कम रकम के हो, लेकिन अगर उन्हें वो मिल रहे हैं, देन द कैंडिडेट इज नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई हियर। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि यूजीसी अंडर ग्रांट कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से ये जो फेलोशिप है वो स्टैंडर्ड इसका सेट है। क्योंकि पूरे देश में जो फेलोशिप का मैक्सिमम स्टैंडर्ड है वो 25,000 और 28,000 का ही है, और माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स को वही रेट पे के ऊपर फेलोशिप प्राप्त होगी। एप्लीकेशन थ्रू यूजीसी वेबसाइट। एप्लीकेशन कब करनी है, कहाँ करनी है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो श्रोताओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा होगा। एप्लीकेशन जो है वो यूजीसी की वेबसाइट से की जाएगी। और कब की जाएगी? जब डेट्स ओपन होगी। आपको कब पता पड़ेगा कि डेट्स ओपन हुई है? इसके लिए जो है एक नेशनल पोर्टल है स्कॉलरशिप्स का, जिसका scholarships.gov.in। ये सारी स्कॉलरशिप के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उसको खोलकर थोड़े थोड़े समय में देखने की जरूरत है, ताकि उससे ये पता पड़ता है कि कब जो है वो स्कॉलरशिप की डेट्स खुली है। इसके अलावा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, minorityAffairs.gov.in, उसके माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है कि इसकी डेट्स ओपन हो गई है। इसके अलावा डेट्स ओपन होती है तो उसका एक सूचना भारतीय जैन संगठनों के द्वारा भी समय से
जो है सर्कुलेट किया जाता है माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर की तरफ से, और विज्ञापन अखबार में भी आते हैं, इसकी नोटिफिकेशन अखबार में भी आती है और हर स्टेट देता है, इस तरह से भी सूचना होती है। तो हमें हमारे जैन समाज के वो प्रत्याशी जो फेलोशिप लेना चाहते हैं, पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जून माह से ही चेक करना शुरू करें कि अब जो है ये डेट्स कब खुलने वाली है। नॉर्मल कोर्स में जून जुलाई के अंदर डेट्स खुलती हैं, 2 महीने तक ये डेट्स लगभग खुली रहती हैं, उसके बाद जो है बंद हो जाती हैं। जब डेट्स खुली हुई हो उसी समय जो है हम ये इसको यूज कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अटेंटिव रहना बहुत आवश्यक है। मित्रों, हम अगले योजना की चर्चा करेंगे, जो है एजुकेशन लोन बाय एनएमडीएफसी। आवाज आ रही है सब? पंकज जी आवाज आ रही है? जी भी आ रही है। अच्छा, एजुकेशन लोन टू द स्टूडेंट्स बाय एनएमडीएफसी। पहले तो ये समझे कि एनएमडीएफसी क्या है। इट्स ए ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, न्यू दिल्ली, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री की, और ये पूरे देश में स्टूडेंट्स और व्यवसायियों को लोन देने का काम करता है। ये लोन देने का काम राज्यों के माध्यम से होता है, और इसमें बहुत बड़ी रकम का प्रावधान है। आइए देखते हैं कि कौन लोग जो है इसमें। 2 योजनाएं हैं, पहली क्रेडिट लाइन नंबर 1 और दूसरी योजना का नाम है क्रेडिट लाइन नंबर 2। क्रेडिट लाइन नंबर 1 में एलिजिबिलिटी कौन किसकी है, कौन पात्र है? फैमिली इनकम सीलिंग 98,000 फॉर रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के वो परिवार का कैंडिडेट जिसके परिवार की आय 98,000 से ज्यादा नहीं है वार्षिक, और दूसरा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं है। आपके मन में एक जिज्ञासा या प्रश्न आ सकता है कि ये कोई लिमिट है? ये तो बहुत नॉमिनल लिमिट है। इस पर अगर मतलब जो है कौन कैंडिडेट्स जो है वो आगे उच्च शिक्षा ले सकता है ऐसे परिवार का। लेकिन देखिए, माइनॉरिटी का जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है वो इस उद्देश्य को लेके किया गया है कि ऐसे धार्मिक संगठन या ऐसे धार्मिक समुदाय जिनमें ऐसे परिवार जिनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, जिनका विकास या उनको उन्नत करने की जरूरत है, उन्हीं के लिए है ये सब प्रावधान है। इसलिए इस तरह की कम आय वर्ग के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट देखिए 20 लाख रुपए तक 4 साल, क्योंकि अपने देश में यदि किसी भी कोई कोर्स करना है जो ग्रेजुएशन वाला या अदर कोर्स है, इसमें मुख्य रूप से जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके स्टूडेंट्स को लोन देने का प्रावधान है। टेक्निकल का अगर विवरण लें तो इंजीनियरिंग हो सकता है, उसके बाद मेडिकल है, आर्किटेक्चर है, फार्मा डिग्री है, इस तरीके के एमसीए, इस तरीके के अनेक कोर्स जो है टेक्निकल कोर्सेज हैं। इसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्स में एमबीए या अन्य तरीके के कोर्स हो सकते हैं। ये 4-5 साल तक के कोर्स के लिए जो है 4 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस या मतलब मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में देने का प्रावधान है। 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन सैंक्शन हो सकती है। और यदि विदेश में पढ़ना है बच्चे को, विद्यार्थी को, तो 30 लाख रुपए तक शिक्षण लोन मिल सकता है। उसमें 6 लाख रुपया प्रति वर्ष 5 वर्ष तक का प्रावधान है, और 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है। अभी प्रश्न ये होता है कि साहब हमारा तो जो है, मैं विदेश पढ़ना चाहता हूं और मेरा तो 2 साल का ही कोर्स है, तो मुझे क्या 30 लाख रुपए मिल सकते हैं? नहीं, इसकी जो है मैक्सिमम रेट 6 लाख रुपए साल की है, तो उसमें 12 लाख रुपए से ज्यादा जो है लोन अगर लिया भी है तो उसके ऊपर जो है ये लाभ मिलने वाला है, किस तरीके का लाभ मिलने वाला है वो उतने ही रुपए पर मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट मात्र 3% है। इस परिवार के प्रत्याशियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए जो विदेश में जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 3%, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल ब्याज की दर है। इसमें भी अलग अलग राज्य जो है अपनी योजनाएं बनाते हैं और काफी इंसेंटिव इंटरेस्ट में भी देते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर
अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है और उसने अगर एजुकेशन लोन लिया है इस स्कीम में, तो उसको जो है करीबन 0% ब्याज हो जाता है अगर वो ईएमआई जो है वो बिल्कुल रेगुलर वे में पे करती है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी योजना इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट का जो भार होता है वो बहुत भारी होता है और यहाँ बहुत हल्का भार जो है विद्यार्थियों के ऊपर आ रहा है। दूसरी योजना देखते हैं जो क्रेडिट लाइन नंबर 2 है। इसमें फैमिली इनकम अगेन 6 लाख रुपया है। देखिए हमने नई उड़ान और फेलोशिप की जो योजना देखी थी उसमें भी 6 लाख की जो है वो लिमिट थी। पहली क्रेडिट लाइन नंबर 1 में 98,000 और 120 रुपया 1,20,000 जो है वो सीलिंग थी इनकम की, लेकिन यहाँ 6 लाख रुपया है। ये सब्जेक्ट टू क्रीमी लेयर ओबीसी क्रीमी लेयर के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत ये 6 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। ये इसके अंदर भी अगेन वो का वही सिस्टम है। 4 वर्ष के लिए अगर देश में पढ़ाई करनी है टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स में तो 20 लाख रुपया यानी 4 लाख रुपया 5 साल तक जो है उस रेट से मिल सकता है। विदेश में पढ़ाई करनी है, लेकिन विदेश में पढ़ाई उन्हीं के लिए है जो या तो मास्टर्स करने जा रहे हैं या फिर पीएचडी करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साहब मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन वहां से करूंगा अमेरिका से, उनके लिए ये योजना नहीं है। ये क्लैरिटी जो है बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ क्लियर लिखा है फॉर पीजी एंड पीएचडी एटसेट्रा। तो जो मास्टर्स करने जा रहे हैं, एमएस या एमडी करने जा रहे हैं या पीएचडी करने जा रहे हैं, उनके लिए ये योजना है। अगेन 30 लाख रुपए तक यहाँ शिक्षण लोन मिल सकता है। यहाँ छात्र जो मेल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज स्टूडेंट्स, उनके लिए 8% है और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट रेट 5% है। ये इस तरह की योजना है जिसका ये कहाँ से मिल सकती है। अभी मैंने कहा कि राज्य जो है ये योजना चलाते हैं, केंद्र सरकार की योजना है लेकिन राज्यों के माध्यम से चलती है। आपकी सूचना के लिए अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो ये योजना नहीं चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में ये योजना नहीं चलती है, उत्तर प्रदेश में नहीं चलती है। हालांकि 90% फंडिंग केंद्र सरकार का है, उसके बावजूद भी राज्य सरकारें बहुत सारी ये योजना चलाने को तैयार नहीं है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर ये योजना जो है वो क्रियान्वयन में है ही नहीं। तो कम्युनिटी को काफी बड़ा लॉस हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन जहां योजना चल रही है आवाज नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ भी है। भैया आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट है आवाज। हाँ, छत्तीसगढ़ आवाज। संतोष भैया, ये आवाज प्रॉपर आ रही है। आपका शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, परफेक्ट है आवाज। संतोष भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को लगता है कि ये संतोष जी की यहाँ ही कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। जी आपकी आवाज भी परफेक्ट है, परफेक्ट है अभी। हाँ, अभी कोई श्रेयांश जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। लेकिन मैं श्रेयांश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, हम सारे प्रश्नों के उत्तर लास्ट में ही देंगे। मित्रों, ये योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पर चैनलाइजिंग एजेंट कौन है, आइए देखते हैं। रूल्स को देखें हैं। रीपेमेंट जो है 5 साल में करना होता है। जो शिक्षण लोन एनएमडीएफसी के माध्यम से, जो राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से मिला, उसका मोरिटोरियम पीरियड कितना है और ये ईएमआई कब से देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने जैसा है। देखिए, रीपेमेंट इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर जो भी लोन लिया है वो रीपे करना है, यानी 60 इंस्टॉलमेंट के अंदर ईएमआई भरनी है। लेकिन ये ईएमआई कब से शुरू हो रही हैं भरने की, वो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद। अभी मोरेटोरियम पीरियड जो है वो कब कितना लंबा है वो समझते हैं कि जितना कोर्स का पीरियड है। एक जो है मास्टर्स करने, इंजीनियरिंग यहाँ से करने के बाद मास्टर्स करने के लिए या पीजी करने के लिए इंजीनियरिंग में एक स्टूडेंट यदि अमेरिका जाता है और 2 साल का कोर्स है तो जो है मोरेटोरियम पीरियड 2.5 वर्ष का होगा। 2 ईयर
ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 मंथ्स एक्स्ट्रा। लेकिन यदि अगर ये 30 महीनों में यदि विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिली है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसका 6 महीने का मोराटोरियम पीरियड और बढ़ा सकता है। यानी मोराटोरियम पीरियड की जो अवधि है वो 6 महीने की जगह 1 साल तक हो सकती है। इसलिए ऐसा विद्यार्थी जिसने 2 साल का कोर्स अमेरिका में किया हो या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दूसरे देश में किया हो तो उसे 30 महीने तक का मोराटोरियम मिल सकता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आज उसने लोन लिया है तो उसको सब कुछ मिला के 90 इंस्टॉल मतलब जो है 90 महीनों का जो है लाभ मिल रहा है। इंफॉर्मेशन और देखिए इसमें चैनलाइजिंग एजेंट मैंने जैसा कहा कि राज्य नक्की करता है। बहुत सारी राज्य जो है वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन माइनॉरिटी के जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनके माध्यम से जो है वो योजना चलाई जाती है। इसकी अगर बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप NMDFC वेबसाइट पर डालेंगे तो पूरा खुल जाएगा और उसमें जो है पूरी योजना को आप पढ़ सकते हैं और उसके चैनलाइजिंग एजेंट स्टेट वाइज कौन कौन से हैं उनकी भी सारी डिटेल मिल सकती है। आपके छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट अंत्य कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये रायपुर में है। इसका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। आप अगर इतना ही डालेंगे कि छत्तीसगढ़ अंत्यवसई कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तो जो है उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल सकेगी, कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल सकेंगे। और यदि इनकी मैंने आज ये ढूंढने की कोशिश की थी कि हर जिले में भी इनके ऑफिस है क्या, वो मुझे सूचना मिल नहीं सकी है, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर सावा जी और पंकज जी ये इस निगम की यदि यहाँ, हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, हर जिले पे कलेक्ट्रेट में एक SDM को पावर देके रखा है इसके लिए। अच्छा, तो ये सर्कुलेट करने की हमें कहीं आवश्यकता होगी सावा जी, इसको जरा नोट कर लें कि मतलब जो है कलेक्टर इज ए फाइनल अथॉरिटी टू अप्लाई या वहां पर कोई बैकवर्ड क्लास का जो है ऑफिस है वहां पर अप्लाई करना है? बैकवर्ड क्लास के ऑफिसर जिसके पास SDM के पास में जिसके पास रहेगा इसका चार्ज, उसके पास अप्लाई करना रहता है हर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, वेरी गुड। फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी, अभी जो ट्रेंड है पूरे देश में, अभी तो 8वीं 9वीं से लेकर जो स्टूडेंट्स कोचिंग और ट्यूशंस लेने लग जाते हैं और जिन्हें प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज में जाना है उनके लिए तो बहुत आवश्यक हो गया है कि वो जो है कोचिंग लें। तो भारत सरकार की ये जो योजना है कुछ किस कैटेगरी के लोगों की और किस कैटेगरी की जो है वो फ्री कोचिंग्स की सर्विसेज अवेलेबल है उस पर जो है निगाह डालते हैं। एंट्रेंस एग्जाम फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। इस इंजीनियरिंग में जाने वाले विद्यार्थी चाहे वो IIT में जा रहे हो या और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो या उन्हें आर्किटेक्चर के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम मेडिकल में जानने के लिए देना है, इस तरीके के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम इन कोर्सेज में जाने के लिए या प्रवेश लेने के लिए देने पड़ते हैं, उनकी कोचिंग की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार ने राज्यों में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट को एम्पैनल किया है। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट IIT के लिए अलग है, नीट के लिए अलग है, IAS कोचिंग के लिए अलग है, इस तरीके से एलाइड इंस्टीट्यूट्स को जो है वो एम्पैनल्ड मंत्रालय भारत सरकार ने, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने किया हुआ है। दूसरा ये एक तो ये टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फ्री कोचिंग की बात की। उसके अलावा UPSC, SPSC और SSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने स्टेट के कमीशन है पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी भी जो है एग्जाम्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीलिम्स की बात की थी, तो वो जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, कई वर्षों तक उन्हें तैयारी करनी पड़ती है, तो इसकी भी जो कोचिंग होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इसके, तो ये भी जो है कोचिंग का प्रावधान इस योजना के अंदर है। इसके अलावा बैंक में जो कोचिंग होती है, बैंक में जॉब लेने के लिए उसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। के भी हो सकते हैं, ऐसे नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं या सेमी गवर्नमेंट के भी उपक्रम हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं,
वहां पर जो जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है तो उसकी कोचिंग का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अब देखिए कि कोचिंग जो है उसकी फीस कितनी होती है और वो फीस किसको दी जाती है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज की जो मैंने अभी आपसे चर्चा की है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए मिनिमम जो कोचिंग फी है वो 20,000 से रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की है। तो ये जो कोचिंग की फी है वो एम्पेनल्ड जो इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें डायरेक्ट दी जाती है पर स्टूडेंट के हिसाब से। और स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, उसे 2,500 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है यदि वो ये कोचिंग लेता है तो। ये कोचिंग जो है ये सिर्फ 9 महीने के लिए होती है, एक ही बार कोचिंग मिलती है और सिर्फ 9 महीने के लिए होती है। तो जो 2,500 रुपया मिलेगा वो मात्र 9 महीने के लिए मिलेगा स्टूडेंट को। कोचिंग इंस्टीट्यूट को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, टुवर्ड्स कोचिंग चार्जेस वो भारत सरकार जो है वो इंस्टीट्यूट को पे कर रही है। एलिजिबिलिटी किन की है, अगेन जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपया है, और ये सिर्फ एम्पेनल्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि साहब मैं XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा हूं और मैं भारत सरकार को अप्लाई कर दूं कि साहब मुझे इस स्कीम में जो है वो एंटरटेन किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो एम्पेनल्ड इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से ही कोचिंग अगर स्टूडेंट ले रहा है तो इसका लाभ ले सकेगा। स्टाइपेंड जैसा मैंने कहा डायरेक्ट मिलेगा, 2,500 रुपए 9 महीने के लिए वो डायरेक्ट स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में जमा होगा। और कोचिंग फी जो है वो इंस्टीट्यूट प्रावधान है, और ये भी बेनिफिट एक ही बार अवेल किया जा सकता है। देखिए इसमें जो कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि मैंने जो है कोचिंग तो ले ली, मेरी कोचिंग पूरी नहीं हुई है तो मैं अगले साल फिर ड्रॉप होकर दोबारा कोचिंग लूंगा, तो ऐसा दोबारा कोचिंग लेने वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बात ये, और जिन्होंने कोचिंग ली है उनको कंपलसरीली मैंडेटरी है कि वो एंट्रेंस एग्जाम में परीक्षा दें। ये जो है 2 शर्तें और साथ में है। इसके अलावा एक और योजना है, ये योजना तो 4-5 साल पहले शुरू हुई और बहुत ट्रायल बेसिस पे शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इस योजना को जितना व्याप देना चाहिए था वो नहीं दिया है। वो एज इट इज ये योजना अभी भी बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ चल रही है, लेकिन एक अच्छी योजना है। और इसमें देखिए ये इसमें आपका छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये योजना क्या है कि जो बच्चे 11वीं और 12वीं में हैं और जो इंजीनियरिंग या MBBS में जाना चाहते हैं तो उनकी जो है वाइडर कोचिंग के लिए ये योजना है। सिर्फ कुछ राज्यों में चल रही है जिसमें देखिए यूपी, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली। इसमें हर राज्य में सिर्फ 100 विद्यार्थियों को, यानी सब कुछ मिला के इन 10 राज्यों में 1,000 विद्यार्थियों को ये कोचिंग दी जाती है। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट एम्पेनल्ड होता है वो वही इंस्टीट्यूट एम्पेनल्ड होगा जो बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को। इसमें पर स्टूडेंट 1 लाख रुपया देने का प्रावधान है कोचिंग इंस्टीट्यूट को। और कोचिंग इंस्टीट्यूट विद्यार्थी से किसी भी तरीके की कोई रकम या कोई फीस चार्ज नहीं करता है। इस तरह की ये योजना है। ये बहुत लिमिटेड स्कोप है, आपके छत्तीसगढ़ में ये योजना नहीं चल रही है, लेकिन ये हमें कहीं भारत सरकार से इस पर बात करने की आवश्यकता है कि ये इस योजना को जो है अब विकसित किया जाए और हर राज्य में इसको जो है इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ाए जाएं। इस तरह की हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। मित्रों, एक ये एडमिट अभी भी लोग हो रहे हैं, जरा देखिए ना सब। भैया कर रहा हूं मैं। हाँ ऑटोमेटिकली। ओके ओके ओके। पढ़ो परदेश योजना, जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक योजना है। और इस योजना का जो है उद्देश्य ए स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, जो शिक्षण लोन बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी विद्यार्थी यदि विदेश में जाता है पढ़ने के लिए तो उसे लोन लेना ही पड़ता है। ये लगभग सभी विद्यार्थी लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो वहां पर पीजी करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, एमफिल करने जा रहे हैं और PhD करने जा रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। यदि कोई ग्रेजुएशन करने अगर विद्यार्थी विदेश में गया है, 12वीं कक्षा पास करने के बाद, हमारे देश में ट्रेंड है, अमेरिका बहुत बच्चे जाते हैं जो इंजीनियरिंग वहां से करते हैं या मतलब जो है MBA वहां करने जाते हैं, उनके लिए ये योजना नहीं है। कंपल्सरीली जिसने भारत में
लेकर ग्रेजुएशन किया है और प्रोफेशनल कोर्सेज का विद्यार्थी विदेश में जाकर करना चाहता है, उसके लिए ये योजना है। अगेन 6 लाख रुपया परिवार की आय होनी चाहिए, देश में उसने ग्रेजुएशन किया हो, और सबसे बड़ी बात कि उसने शिक्षण लोन, एजुकेशन लोन जो है शेड्यूल बैंक से यहां से लिया हो, तो ही वो एलिजिबल है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे इंटरेस्ट फॉर मोराटोरियम पीरियड। अभी हमने मोराटोरियम पीरियड आपको समझाया था कि जो भी कोर्स का पीरियड है प्लस मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल, उसका जितना भी इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर हो रहा है, बट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20 lakhs। अगर विद्यार्थी ने 40 लाख का लोन लिया है, लेकिन इंटरेस्ट की जो सब्सिडी है वो मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख की है, गवर्नमेंट जो अगर इंटरेस्ट सब्सिडी विद्यार्थी को देगी तो वो 20 लाख के ऊपर ही देगी। और किस पीरियड के लिए देगी? कोर्स पीरियड प्लस मोराटोरियम पीरियड, इस तरह से मिलाकर जो भी अवधि आएगी उसका जो है इंटरेस्ट बैंक को कौन पे कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पे कर रही है। और जब मोराटोरियम पीरियड निकल जाएगा उसके बाद जो है EMIs रेगुलर वे में विद्यार्थी को पे करनी है। होप दिस इज वेरी क्लियर। मित्रों, ये एलाइड जो है योजनाएं थी अलग अलग लाभों की, और इसकी जानकारी हमारे समाज में अभी जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सावाजी और पंकज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक कार्यक्रम से कुछ नहीं होता है, हमें किस तरीके से ये इसको हर गांव तक जैन समाज के हम पहुंचा सकें, इसके लिए यदि अगर छत्तीसगढ़ में 2 सेमिनार 4 सेमिनार भी करने की आवश्यकता है तो हम करेंगे। क्योंकि पहले भी हम फिजिकल जब करते थे तो जो है कहीं भी ऐसा नहीं होता था कि 1000 लोग एक साथ आ गए, 100 150 50 लोग, कहीं 100 लोग, कहीं 150 लोग, इससे ज्यादा पहुंचते नहीं थे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वेबिनार्स करें और ये विद्यार्थियों की जो सूचना देने का काम है वो सही तरीके से हमारे जैन समाज के प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना हमारा उत्तरदायित्व है। ऐसा मैं आपसे, जितने भी छत्तीसगढ़ BJS के पदाधिकारी है उनसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। अब देखिए, हम स्कॉलरशिप पर आते हैं। ये लास्ट कैटेगरी है। इसमें सब मिलाकर 6 जितने भी माइनॉरिटी की कम्युनिटीज हैं उनको सबको मिलाकर यदि टोटल करें तो कई करोड़ के अंदर जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। पहली स्कॉलरशिप है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, और इसमें परिवार की आय मात्र 1 लाख रुपया होगी, वो विद्यार्थी इसमें कवर्ड है। और इसमें क्लास 6ठी से लेकर 6th स्टैंडर्ड से लेकर, हालांकि ये योजना पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है वो देखिए आप 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को क्या दिया जा रहा है? 500 रुपया एडमिशन फीस के पेटे और 3000 ट्यूशन फीस के पेटे, यानी कुल जो है वो 4000 रुपए की रकम, ये मैक्सिमम लिमिट है। इसमें हम कहीं भी इसको मिस इंटरप्रेट ना करें। अगर विद्यार्थी ने 4000 रुपए से कम टूवर्ड्स एडमिशन फी और ट्यूशन फी भरा है तो उसने जो एक्चुअल भरा है उसके लिए वो पात्र होगा। यदि उसने इससे अधिक भरा है तो भी वो है 4000 रुपए से अधिक के लिए पात्र नहीं होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अभी मेंटेनेंस अलाउंस कितना मिलता है? जो विद्यार्थी पहली से 10वीं तक है, देखिए पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप में एडमिशन फी और ट्यूशन फी का पैसा रिफंड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस अलाउंस में जोड़ा है जो 100 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीना, क्योंकि एजुकेशन सत्र जो होता है वो 10 महीने का होता है, तो ये जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो 10 महीने के लिए दिया जाएगा। यानी हर विद्यार्थी को, चाहे वो पहली कक्षा का हो या 10वीं कक्षा का हो, वो यदि डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर का मतलब ये है कि वो घर से रहकर पढ़ाई कर रहा है, रोज घर से निकलता है, स्कूल जाता है और वापस आता है, वो डे स्कॉलर है, उसके लिए 100 रुपया महीना यानी 1000 रुपया साल का ये देने का प्रावधान है। यदि ऊपर की और नीचे की रकम जोड़ें तो 4000 रुपया ऊपर और नीचे का 6ठी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, और 1000 रुपया ये मेंटेनेंस अलाउंस। इस तरीके से उसको मिनिमम जो है वो 5000 रुपया स्कॉलरशिप के पेटे मैक्सिमम मिल सकता है। हॉस्टलर अगर है, कोई विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो उसको जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो 600 रुपया महीना है, 600 पर मंथ।
यानी साल का 10 महीने का सब मिलाकर उसको 6,000 रुपया मिलता है। इस तरीके से एक विद्यार्थी जो हॉस्टलर है उसको मैक्सिमम 10,000 रुपया प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अभी प्रश्न ये होता है कि डे स्कॉलर तो मैंने आपको समझाया कि डे स्कॉलर कौन है, जो घर से रहकर पढ़ाई कर रहा है, और लेकिन हॉस्टलर कौन है? तो ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी स्कूल के ही जिस शिक्षण संस्थान में उसका एडमिशन है उसी के हॉस्टल में अगर वो रह रहा है तो ही हॉस्टलर गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो अपने गांव या शहर से कहीं दूर दूसरे शहर के अंदर पढ़ाई कर रहा है तो वो जो है हॉस्टलर है, चाहे उसने रहने की कुछ भी व्यवस्था करी हो, वो शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में हो या प्राइवेट हॉस्टल में हो, एज ए पीजी हो, या वो रूम भाड़े रखकर रह रहा हो, वो हॉस्टलर गिना जाएगा और उसको जो है 6,000 रुपया महीना। लेकिन ये किनके लिए? जो छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली से 5वीं तक के विद्यार्थी के लिए 1,000 रुपया, छठी से 10वीं तक के विद्यार्थी जो डे स्कॉलर हैं उनके लिए 5,000 रुपया, और जो विद्यार्थी हॉस्टलर हैं छठी से 10वीं तक के उनके लिए 10,000 रुपए का प्रावधान है। बट दिस इज ए अगेन आई विल रिपीट कि ये मैक्सिमम सीलिंग है। ऐसा ना समझें कि सरकार को इतना देना ही है। अगर आपने कम पे की है ट्यूशन फी, एडमिशन फी, तो उसके हिसाब से आपको कम मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स जो रेट मेंटेनेंस अलाउंस की है वो फिक्स है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। सेकंड इज पोस्ट मैट्रिक स्कीम। इसके अंदर 11वीं कक्षा से लेकर, देखिए प्री मैट्रिक में पहली से 10वीं तक के विद्यार्थी जुड़े थे, इसके अंदर 11वीं से लेकर ऊपर तक के विद्यार्थी, इस देश में जितने भी कोर्सेज हैं 11वीं 12वीं के अतिरिक्त वोकेशनल कोर्सेज, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा, इस तरीके के हजारों कोर्स हैं, वो सब पोस्ट मैट्रिक के अंदर समाये हुए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज की लिस्ट है, तो एक बहुत सिंपल है, जो सुन रहे हैं या जिनके पास कागज पेन है वो नोट करें कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से सारी डिटेल मिल सकती है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कौन कौन सी कोर्सेज हैं। उसका वेबसाइट का नाम है www.minority-affairs.gov.in। उसके ऊपर जाकर होम पेज के ऊपर आपको कमांड नजर आएगा या बटन नजर आएगा स्कीम्स का, उसको क्लिक करना है। उसके बाद स्कीम्स की लिस्ट खुलती है, उसमें स्कॉलरशिप को क्लिक करेंगे तो 3 स्कॉलरशिप खुलेंगी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मींस। तो उसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो होम पेज आएगा उसमें लेफ्ट साइड में बॉटम में बहुत सारे बुलेट्स हैं, उसके अंदर आपको नजर आएगा लिस्ट ऑफ कोर्सेज कवर्ड। उसको अगर क्लिक करेंगे तो 8-10 पेज की लिस्ट है जिसमें सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। तो विद्यार्थी जिसको ये डाउट हो कि मेरे लिए ये स्कीम है या नहीं है, कुछ स्कीम ऐसी भी हैं जो हम तीसरी अभी स्कीम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि दोनों जगह पर उनका नाम है, मतलब उनके कोर्स का नाम है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हमारे पास कुछ सजेशन होगा, वो मैं अभी आपको आगे दूंगा। इसके अंदर देखिए ये सारा 11वीं से लेकर आगे तक के विद्यार्थी हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी इसमें कवर्ड हो जाते हैं। इसमें इनकम लिमिट जो है वो 2 लाख की है, प्री मैट्रिक में 1 लाख की थी, यहाँ पर 2 लाख की परिवार की वार्षिक आय है। परिवार की वार्षिक आय को भी मैं क्लेरिफाई कर दूं कि माता पिता की जो आय है, यदि माता भी कमाती है तो उसकी आय भी परिवार की आय में जुड़ती है पिता की आय के साथ, और वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या मिल रहा है स्कॉलरशिप में? 7,000 रुपया एडमिशन एंड ट्यूशन फी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th। 10,000 रुपया उन विद्यार्थियों को या ट्रेनर्स को जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनीज हैं उनके लिए ये जो है रकम है। और 3,000 रुपए बाकी सब कोर्सेज के लिए, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं या डिप्लोमा के कोर्स हैं, उनको एडमिशन और ट्यूशन फीस के पेटे 3,000 रुपए सालाना देने का प्रावधान है। अगेन दिस इज ए मैक्सिमम लिमिट। यदि इससे कम पे किया गया है एक्चुअल, तो एक्चुअल जो है वो विद्यार्थी को पेएबल होगा। इसमें मेंटेनेंस अलाउंस कितना है? 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी के लिए यदि डे स्कॉलर है तो 230 रुपया, और यदि हॉस्टलर है तो 380 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 11वीं 12वीं के विद्यार्थी को 7,000 रुपया मिल रहा है, और यदि ये जोड़ दे मेंटेनेंस अलाउंस जो 10 महीने का 2300 रुपये होता है,
तो 7,000 और 2,300 रुपया 9,300 रुपया होता है। जो प्री मैट्रिक में भी लगभग एवरेज जो है वो 7 से 8,000 रुपया विद्यार्थी को मिल रहा था, यहाँ पर भी लगभग वही रकम आती है। जो ITI ट्रेनीज है या वोकेशनल ट्रेनीज है उनके लिए भी प्रावधान 300 रुपए महीने का मेंटेनेंस अलाउंस है। यहाँ पर देखिए उनके लिए जो है सीमा 10,000 और प्लस 3,000 13,000 रुपए तक उनको मिल सकता है। यदि उसमें हॉस्टलर है तो उनके लिए 570 रुपए महीने का है, यानी 10 महीने का 5,700 रुपया, यानी 10,000 प्लस 5,700 15,700 रुपए तक मिल सकता है। और इसी तरीके से जो अन्य हैं उनके लिए 550 रुपया। अभी यहाँ देखेंगे कि यहाँ एडमिशन फी और ट्यूशन फी कम थी, लेकिन जो डे स्कॉलर इन कोर्सेज के हैं उनके लिए 550 रुपया महीना की है। तो 5,500 रुपया होती है और 3,000 रुपया को यदि जोड़ते हैं तो अगेन इट कम्स टू 8,500 रुपीज। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी विद्यार्थी को ऑन एंड एवरेज इन स्कीम में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में 8,000 रुपए के आसपास एवरेज स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एमफिल और हमने PhD को भी यहाँ ऐड किया हुआ है, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले उनके लिए फेलोशिप की बात की थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको फेलोशिप मिले। ऐसे कैंडिडेट्स जो एमफिल कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं उनके लिए यदि उनको कहीं से भी कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, नॉर्मल कोर्स में यदि फेलोशिप नहीं मिल रही है तो इंसेंटिव जो है वो UGC की मिलती है। लेकिन यदि वो भी नहीं मिल रही है तो इस स्कीम के तहत मेंटेनेंस अलाउंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1,200 रुपए महीने की है। इस तरीके का लाभ वो भी ले सकते हैं। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, इसमें देखिए ये उन विद्यार्थियों के लिए है ये स्कीम जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं। मैं दूसरी इसकी डेफिनेशन दूं कि ऐसे सारे कोर्सेज जिनमें एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज हो या प्रोफेशनल कोर्सेज हो, वो सब भी जो है मेरिट कम मींस में समाहित है। मैंने अभी पोस्ट मैट्रिक में ये कहा था कि सारे के सारे कोर्स वहां हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग दीज कोर्सेज जो मेरिट कम मींस में उनको छोड़ दें तो बाकी सब कोर्सेज जो हैं वो पोस्ट मैट्रिक में है। लेकिन कुछ कोर्सेज यहाँ पर हैं, इसकी लिस्ट भी देखनी है तो वही सिस्टम है। कौन कौन से कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कौन कौन से कोर्सेज हैं या बी फार्मा के या अन्य कौन से कोर्सेज हैं, तो अगेन जो है आप minorityAffairs.gov.in पर जाइए, स्कीम्स में जाइए, स्कॉलरशिप्स खोलिए और उसमें मेरिट कम मींस खोलेंगे तो जो है होम पेज के ऊपर आपको बुलेट नजर आएगा कोर्सेज कवर्ड। उसको यदि देखेंगे तो सारी कौन कौन से कोर्सेज हैं वो इसमें कवर्ड हैं। वो जो है विद्यार्थियों को वो समझने की आवश्यकता होगी ताकि कोई विद्यार्थी गलती से पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई ना कर दे यदि वो मेरिट कम मींस का विद्यार्थी है। तो इसमें जो फी है रिएम्बर्स करने का वो 20,000 पर एनम है और इसमें डे स्कॉलर को 5,000 रुपया और हॉस्टलर को 10,000 रुपया साल का मिलता है। इस तरीके से मेरिट कम मींस में पढ़ने वाले विद्यार्थी को या इसमें जो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं इस स्कीम में, उनको मिनिमम 25,000 रुपया वर्ष की स्कॉलरशिप मिलती है और यदि हॉस्टलर है तो उसको 30,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलती है। मित्रों, आप लास्ट में रेडिंग से आप देख रहे हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस 100% फी रिएम्बर्सेबल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मेरिट कम मींस में आने वाले विद्यार्थी हैं और यदि वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं तो उनको जो भी निरंजन भी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अब देखिए, हेलो हेलो हेलो, हाँ अब देखिए आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है क्या? निरंजन भी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, आ रही है। हाँ हाँ। प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में मैं बात कर रहा था। ये मेरिट कम मींस में वैसे तो ये 25,000 और 30,000 की लिमिट है, लेकिन मेरिट कम मींस का स्टूडेंट यदि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहा है तो उसको 100% फी, चाहे वो 4 लाख हो 5 लाख हो, वो रिएम्बर्स करने का प्रावधान है।
और अभी प्रश्न ये होता है कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगेन मैं ये कहूंगा कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट भी उसी तरीके से जिस तरीके से आपने कोर्सेज की लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर देखी, आप मेरिट कम मींस में जाइए और वहां पर बुलेट देखिए कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट कौन सी है, उसको खोलेंगे। आपकी सूचना के लिए ये 84 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस देश में है, उसमें हर राज्य के अंदर एक एक IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हर राज्य में मिनिमम एक IIT है। वो सारी इंस्टीट्यूशंस जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में है। इसके अलावा NID, निफ्ट, इस तरह की, या जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो भी राज्य में एक होता है, वो सब जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में है। तो ऐसे विद्यार्थी जो ऐसी जगह पर पढ़ रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं या दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, उनको जो है इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन अगेन क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में भी जैसे IIT में है तो स्कॉलरशिप IIT की तरफ से भी मिलती है, तो वो जो है चेक करना पड़ेगा। दो जगह से हम जो है उसका लाभ नहीं ले सकते, वो मतलब जो है डिफॉल्ट में आ जाएंगे, वो अपराध है। हमें विद्यार्थियों को ये सूचना देनी होगी कि लाभ आप एक ही जगह से ले सकते हैं। यदि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां आप पढ़ रहे हैं और उनकी कोई स्कॉलरशिप स्कीम यदि मिल रही है तो उसको प्रेफरेंस पहले देना चाहिए। कारण क्या है कि यहाँ अप्लाई करने का प्रावधान है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन पास हो ही जाएगी, स्वीकृत हो ही जाएगी, इस बात की कोई गारंटी होती नहीं है। इसलिए अगर किसी विद्यार्थी को हमें सलाह देनी है तो हम ये सलाह देंगे कि यदि ऐसी कोई योजना जो आपके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलाई जा रही है तो उनमें पहले आपको अप्लाई करना चाहिए और वहां से लाभ पहले लेना चाहिए। इस तरीके का प्रयास होना चाहिए। अभी ये योजनाएं हमने समझी, ये 3 तरह की योजनाएं हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस। इसके साधारण रूल्स क्या है और इनकी एप्लीकेशन कहाँ लगती है, कैसे लगती है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये हम कब अप्लाई कर सकेंगे, हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये जो है हमारी एप्लीकेशन पास हुई है न हुई है, उस पर आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए ये सारी की सारी, चाहे विद्यार्थी PhD में पढ़ रहा हो या पहली कक्षा में पढ़ रहा हो, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का प्रावधान है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से होगी? www.scholarships.gov.in। ये जो है इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको सर्कुलेट भी करें। ये नेशनल पोर्टल है और ये नेशनल पोर्टल सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, ये पूरे केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली विविध योजनाएं, विविध मंत्रालयों के द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप की योजना के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है, जिसका वेबसाइट का नाम है www.scholarships.gov.in। अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद उसी में ही प्रावधान है कि आप एप्लीकेशन की कॉपी का PDF प्रिंट ले सकें, और प्रिंट लेने के बाद एप्लीकेशन करने के बाद उसकी जो कॉपी है वो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ जिस इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है, जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, वहां प्रिंसिपल के पास जमा कराना रहता है। और इसमें 2 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, एक फ्रेश एप्लीकेशन होती है, एक रिन्यूअल एप्लीकेशन होती है। फ्रेश एप्लीकेशन उन्हें करनी है जो इस योजना में पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5वीं कक्षा का एक विद्यार्थी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में पहली बार एप्लीकेशन कर रहा है, तो वो फ्रेश एप्लीकेशन करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पासवर्ड आएगा, उसका ID आएगा, और वो स्कीम कब तक चल रही है? प्री मैट्रिक की 10वीं तक चल रही है। तो 5वीं के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में वो रिन्यूअल एप्लीकेशन करेगा, बशर्ते कि वो हर साल पास हो रहा है और 50% मार्क्स पास हो रहा है। यदि वो फेल हो जाता है या 50% से कम, यदि 49%, 49% भी मार्क्स आए हैं, तो ही इज नॉट एलिजिबल टू मेक द एप्लीकेशन दैट ईयर। ये जो है बहुत जरूरी है समझना। दूसरा, जो इनकम की सीलिंग है, वो परिवार इनकम की सीलिंग से बाहर नहीं आना चाहिए, चाहे वो 1 लाख की सीलिंग हो या 2 लाख की हो या 2.5 लाख की हो। ये आवश्यक है कि वो सीलिंग के अंदर रहे, अदरवाइज वो एलिजिबिलिटी क्लॉज से बाहर हो जाता है। और इसमें भी ये जरूरी है कि ये विद्यार्थी 2 जगह से, कहीं से सरकारी योजनाओं में छात्रवृत्ति की 2 जगह से लाभ नहीं लेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को केंद्र सरकार से मिल रही है ये योजना केंद्र सरकार की है, यहाँ अप्लाई कर सकता है।
और जो है राज्य सरकार को भी अप्लाई कर सकता है। प्राइवेट ट्रस्ट को अप्लाई करे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो जगह अप्लाई कर सकता है, लेकिन दो जगह से लाभ नहीं ले सकता है। अगर वो लाभ लेगा तो देन ही विल बिकम डिफॉल्टर, और किसी भी अपराध की श्रेणी में कोई विद्यार्थी आए वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें जो है ये भी कहीं जागृति करने की जरूरत होगी। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इन योजनाओं में लगता ही नहीं है। अभी हमारे पास जितने भी जो है फोन आते हैं मेरे पास, वो अधिकतर ये आते हैं कि साहब हमें लाभ लेना है तो पहले तो ये बताओ कि सर्टिफिकेट कहाँ से लेवे। तो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट जो है लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है एप्लीकेशन के साथ, ये नोट किया जाए। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बहुत जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि ये योजना है, इसकी डेट्स जो ऑनलाइन की खुलती हैं वो जनरली इस साल तो डिले हो रही है, इस साल डिले होकर खुलेगी, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद है, उसके बाद ओपन होंगे, एडमिशन होंगे। तो ये योजना इस वर्ष कब चालू होगी वो पता हमें नहीं है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में पिछले सालों में जून जुलाई के अंदर शुरू हो रही थी और अक्टूबर नवंबर तक रहती थी। तो इनकम सर्टिफिकेट क्योंकि हर साल बनवाना पड़ता है, कुछ राज्यों में 1 साल के लिए होती है उसकी वैलिडिटी, कुछ में 2 साल के लिए होती है। तो ये सर्टिफिकेट जो है पेरेंट्स को बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है और विद इन टाइम जून से पहले ये सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ जाए, ताकि विद इन जो डेट्स ओपन है उनके साथ ही ये जो है एप्लीकेशन कर सकें। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें विद्यार्थी जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस में एप्लीकेशन वो ही विद्यार्थी कर सकता है कि जिसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ने इन स्कॉलरशिप स्कीम में एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ। इस स्कूलों को और कॉलेजेस को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो ही विद्यार्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेगा। तो इसलिए अगर किसी विद्यार्थी का जो है स्कूल कॉलेज का नाम नहीं खुल रहा है, इसका मतलब ये है कि उस स्कूल या कॉलेज ने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। उस केस में हमें प्रिंसिपल से बात करने की जरूरत है, पेरेंट्स बात करें, यदि जरूरत है तो हमारी जो है प्रिंसिपल से बात कराएं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहां उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कहीं कुछ उनको करना है और हमने उनको गाइड किया, समझाया, तो उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस तरीके से भी पेरेंट्स को कहीं अटेंटिव रहने की आवश्यकता है। और आगे देखते हैं क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। डेट्स कब खुलती है? अभी ये प्रश्न ये था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो उसकी डेट्स कब खुलती है, तो मैंने ये कहा कि नॉर्मल कोर्स में जून से नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक खुली रहती हैं। इस साल जो है कुछ शायद सितंबर से शुरू हो, लेकिन उसकी सूचना जो है माइनॉरिटी की वेबसाइट पर होती है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर होती है, नेशनल पोर्टल पर होती है, जो अभी हमने www.scholarships.gov.in का मैंने आपको बताया, उस पर भी जो है ये सूचना मिलती है। न्यूज़पेपर में भी राज्य सरकारें जो है ये योजना शुरू होती है, डेट्स ऑनलाइन की शुरू होती है, उसकी सूचना देती है। और बीजीएस, ऑफ कोर्स बीजीएस का व्हाट्सएप अपडेट्स जो है वो आपके पास तक पहुंचता है। ये इस योजना में जो पैसा स्कॉलरशिप का है वो सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स का, इसलिए ये बहुत ध्यान रखने की बात है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे फेक एप्लीकेशंस लगते हैं और राज्य जब इनकी स्क्रूटनी करता है एप्लीकेशंस की, तो यदि जो विद्यार्थी जिस राज्य में पढ़ रहा है, सपोज एक विद्यार्थी गुजरात में पढ़ रहा है और उसका बैंक अकाउंट वेस्ट बंगाल का है, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो हमें विद्यार्थी, ऐसा हो सकता है कि कोई विद्यार्थी आज छत्तीसगढ़ का और गुजरात में आके पढ़ाई कर रहा हो, तो उसे ये एडवाइस करने की जरूरत है कि भैया तुम जो है गुजरात में तुम्हारा अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल लो। ये बहुत जरूरी और समझने की बात है। एंटाइटल फॉर स्कॉलरशिप टिल सेम स्कीम कंटिन्यूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अभी मैंने बताया भी था कि फ्रेश एप्लीकेशन कब करनी है और रिन्यूअल कब करनी है। एक विद्यार्थी को यदि एक बार स्कॉलरशिप शुरू हुई, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 5वीं के बच्चे ने फ्रेश एप्लीकेशन लगाई और उसकी एप्लीकेशन पास हो गई, तो 6ठी से लेकर 10वीं तक यदि वो पास हो रहा है 50% मार्क्स से और एलिजिबिलिटी क्लोज में है, तो गवर्नमेंट उसकी जो है वो स्कॉलरशिप को रोक नहीं सकती है। वो स्कॉलरशिप उन्हें देनी ही पड़ेगी, बशर्ते रिन्यूअल एप्लीकेशन स्टूडेंट के द्वारा टाइम से की जा रही है। एक परिवार के 2 विद्यार्थी से ज्यादा इन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। ऐसा परिवार में 3 या 4 बच्चे हैं तो सबका अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। लाभ जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लाभ 2 को ही मिलेगा।
आज तक सब पता पड़ जाता है, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कि एक परिवार के कितने व्यक्तियों ने किया है। तो जहां तक हो 2 ही विद्यार्थी अप्लाई करें। इन सारी योजनाओं में 30% जो है रिजर्वेशन ऑफ स्कॉलरशिप वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। यदि गर्ल्स स्टूडेंट कम है एप्लीकेशन तो बॉयज स्टूडेंट को ट्रांसफर होती है, लेकिन यदि 30% से अधिक है तो जो है वो मेरिट में उनको काटा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि 30% ही दिया जाएगा, यदि वो ज्यादा है उनकी संख्या तो उनको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। इस तरीके के प्रावधान है। अभी जो है क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, देखिए फोटो स्टेट, अनम्यूट करें। जुबा जी म्यूटेड हो गए हैं, अनम्यूट हो गए हैं। मैं कहां से दोबारा से शुरू करूं? आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में। अच्छा जी हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? अभी बताया था कि पीडीएफ की जो कॉपी आप निकाल रहे हैं पोर्टल से, वो शिक्षण संस्थान में जमा करानी है। उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं? फोटो लगेगा विद्यार्थी का, सेल्फ अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट, जिसका मैंने कहा कि हर साल जून से पहले निकला लेना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट, ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का काम करता है। इसका फॉर्मेट मैं आपको आगे दूंगा। इसमें विद्यार्थी ही साइन करके देगा तो वो ये माना जाएगा कि ये जो है माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी से ये विद्यार्थी है। सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट पर वो साइन करके देगा। फी रिसीट्स, जो भी उसने फीस भरी है, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, वो सारी रसीदें जो हैं वो फोटो स्टेट कॉपी लगा के देनी होगी। पासबुक का जो पहला पन्ना है वो लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर और विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी ये सजेशन दिया था कि विद्यार्थी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलाए, लेकिन छोटे विद्यार्थियों का यदि जॉइंट बैंक अकाउंट है पेरेंट्स के साथ, तो उसमें पहला नाम विद्यार्थी का होना चाहिए। बैंक अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट में ये सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का ही पहला नाम होना चाहिए, पिता का नाम या माता का नाम बाद में हो। अदरवाइज वो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी, पास नहीं होगी। यदि पैसा मतलब जो है अगर पास भी हो गई एप्लीकेशन तो वो पैसा जो है रिलीज नहीं होगा। आधार कार्ड लगाना होगा और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लगाना होगा। इतने डॉक्यूमेंट्स जो है ये एप्लीकेशन के साथ लगाकर शिक्षण संस्थान में जमा करने हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं। बैंक अकाउंट विद्यार्थी का होना चाहिए, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। बैंक अकाउंट केवाईसी होना चाहिए और डोरमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अकाउंट में नॉर्मल कोर्स में जो छोटे विद्यार्थी हैं उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो वो 6 महीने की अवधि में वो डोरमेंट हो जाता है। और जब केंद्र सरकार से पैसा रिलीज होता है तो बैंक जो है डोरमेंट अकाउंट का पैसा एक्सेप्ट नहीं करती है। उस केस के अंदर वो पैसा वापस चला जाता है। एक बार यदि पैसा वापस चला गया तो उसको रिकवर करना सरकार से बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पेरेंट्स ये बहुत ज्यादा ध्यान दें कि जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का महीना है उसके अंदर ये पैसा वहां से आता है नॉर्मल कोर्स में, इस पीरियड में, उस समय डोरमेंट नहीं है। और कोई भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन हर महीने में एक कर ले तो अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा। हायर इनकम ग्रुप्स को कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उनकी एप्लीकेशन जो है वो पास नहीं होगी। लेकिन यदि हम अप्लाई करते हैं तो किसी न किसी गरीब या जरूरतमंद विद्यार्थी का अधिकार छीन रहे हैं, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। और हम जो सक्षम लोग हैं वो इसमें एप्लीकेशन करने का प्रयास न करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। इनकम सर्टिफिकेट जो है तैयार रखें, जून तक तैयार रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, इनमें जो है पहले ही ये जो है खोजबीन कर लेनी चाहिए, प्रिंसिपल से बात कर लेनी चाहिए कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है माइनॉरिटी स्कीम्स में करेंगे। आपके यहाँ से कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर कोई तकलीफ है और अगर प्रिंसिपल नहीं समझ रहा है तो आप प्रिंसिपल को मेरे से कनेक्ट करवा सकते हैं, उनको सारी बात जो है समझाई जा सकती है। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश बच्चे आगे का एप्लीकेशन करने के बाद का प्रोसेस क्या है वो जो है समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। इसमें सिस्टम कैसा है कि जैसे ही आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की, इमीडिएटली वो शिक्षण संस्थान के अकाउंट में वो एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाती है और 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर वो शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन वेरिफिकेशन एप्लीकेशन का करना होता है। इसमें सिस्टम कैसा है कि नो सुनर एप्लीकेशन स्टूडेंट ने सबमिट की है, एक ऑटो जनरेटेड एसएमएस आता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसा एसएमएस आएगा। इसी तरीके से एप्लीकेशन जब इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरीफाई होगी तो स्टूडेंट को दूसरा मैसेज आएगा कि योर इंस्टीट्यूट हैज वेरीफाइड योर एप्लीकेशन। और जब राज्य से एप्लीकेशन केंद्र को जाती है तब भी एक मैसेज आता है कि स्टेट नोडल ऑफिसर हैज फॉरवर्डेड योर एप्लीकेशन। इस तरीके से 3-4 बार जो है वो मैसेजेस आते हैं। लेकिन अगर मैसेज कोई नहीं आ रहा है तो हमें जो है इसके बारे में चिंता होनी चाहिए और हमारे शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल से बातचीत करनी है कि सर अभी तक आपने एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं की है, क्यों नहीं की है और इसको वेरीफाई करो। बहुत सारे शिक्षण संस्थान को ये पता नहीं होता है कि वेरिफिकेशन कैसे करना है, उस केस में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। इसके लिए जो है राज्य के नोडल ऑफिसर को भी कांटेक्ट किया जा सकता है, कंप्लेंट की जा सकती है, कुछ प्रयास हमारे माध्यम से भी हो सकते हैं। हम प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं तो बच्चों का काम हो जाता है। इस तरीके के भी हमारे अनुभव आज तक रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूरेशन, ये कब एप्लीकेशंस लगती हैं, जैसा मैंने कहा ये नॉर्मल कोर्स में जून से अक्टूबर नवंबर तक लगती है, लेकिन इस साल लेट लगेंगी, तो उसके लिए वो कब शुरू हो रही है वो ध्यान हमें रखने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, ये जो 3 योजनाओं का और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की हमने बात की है, ये सारी योजनाएं जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा चलाई जाती हैं पूरे देश में। और इसका जो पोर्टल है वो जैसा मैंने कहा कि नेशनल पोर्टल है scholarships.gov.in, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार एक योजना और चलाता है जो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। ये भी जो एक जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक उपक्रम है, एक संस्थान है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। वो एलाइड स्कीम्स विद्यार्थियों के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाता है। और एक योजना बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये मात्र लड़कियों के लिए जो है योजना है। कहीं ये मिस इंटरप्रिटेशन न हो जाए कि लड़कियां एप्लीकेशन यहाँ करेंगी और वहां 3 में नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। उनको ये ऑप्शन है कि वो वहां एप्लीकेशन करना चाहे तो वहां करे, यहाँ एप्लीकेशन करना है तो यहाँ करें। ये मात्र जो है छात्राओं के लिए है। ये भी स्कॉलरशिप बहुत वर्षों से चल रही है। पहले इस स्कॉलरशिप का नाम बेगम मौलाना आजाद स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स था और कई वर्षों से चल रही थी। मैनुअल इसका प्रोसीजर था, लेकिन पिछले 2 साल से इस स्कीम का नाम बदला है। इसको बहुत वाइड स्केल पर ले गई है केंद्र सरकार और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े नंबर ऑफ स्कॉलरशिप में लड़कियों को जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है। और 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उनके लिए ये योजना है। इसमें देखिए कुछ फायदे भी हैं। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ लड़कियों के लिए है जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए है। सिर्फ ये स्कीम सिर्फ उन छात्राओं के लिए है जो 9th क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक है। 50% मार्क्स पिछली कक्षा में होने चाहिए एनुअल एग्जाम में, वही एलिजिबल होंगे। और यहाँ परिवार की आय 2 लाख रुपए तक जो है वो निर्धारित की गई है,
देखिए प्री मैट्रिक के अंदर 9th और 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन वही विद्यार्थी 9वीं और 10वीं के यदि यहाँ है तो उनके लिए 2 लाख रुपया है। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सीमा 2 लाख है और वहां भी सीमा 2 लाख है, और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ भी लगेगा। इस तरीके से ये जो है अनाउंसमेंट ऑफ द स्कीम अगेन जो है वो नेशनल पोर्टल की तरह उन 3 योजनाओं की तरह यहाँ पर भी मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो डेट डिक्लेयर करेगा कि कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी। ये जो है उसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर सूचना आती है, न्यूज़पेपर से सूचना आती है, एंड ऑफ कोर्स बीजेएस माइनॉरिटी अपडेट सर्विस से भी आपको सूचना आएगी। इसमें विद्यार्थियों को क्या मिलता है, इसमें एक मुश्त रकम है, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, मेंटेनेंस अलाउंस अलग अलग नहीं है। यहाँ 9th और 10th की लड़कियों के लिए 10,000 रुपया सालाना का प्रावधान है, और 11th 12th की लड़की के लिए, छात्रा के लिए 12,000 रुपए महीने का प्रावधान है। अगर देखें तो वहां से कुछ ज्यादा मिलता है, लेकिन बट अगेन दिस इज ए मैक्सिमम सीलिंग। इससे अगर कहीं कम एक्सपेंडिचर है या कम फी भरी हुई है तो कम मिलेगा। इसमें एक जो बढ़िया प्रावधान ये है कि फी के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर जो है एक छात्रा कर रही है, चाहे वो बुक्स परचेज कर रही है, स्टेशनरी परचेज कर रही है, या लेबोरेटरी के इक्विपमेंट परचेज कर रही है, या फिर जो है उसका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है स्कूल से आने जाने का, वो सारा जो है पे किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। और इस तरीके से ये एप्लीकेशन में इस योजना में इस तरीके का जो है स्कॉलरशिप मिलता है। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन देखिए ये पोर्टल के थ्रू होगा, और ये पोर्टल कौन सा है, देखिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होगी, www.maef.nic.in ये पोर्टल है, और इसमें भी जो है प्रिंट लेने का प्रावधान है एप्लीकेशन करने के बाद, और इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कूल या शिक्षण संस्थान में जमा नहीं होकर यहाँ बाई पोस्ट या कोरियर से या स्पीड पोस्ट से या ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजने हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, ये दिल्ली का एड्रेस है, इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन की कॉपी अलोंग विद ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजने होंगे। अवार्ड किनको मिलेगा, स्कॉलरशिप है ये 25 हो गया है जी। हाँ हाँ हाँ, बस मैं 1 मिनट, बस ये लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, उसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। स्कॉलरशिप जो है ये एक बार जैसा ही अगर एक बार अवार्ड मिल गया, 9th की स्टूडेंट है उसको एक बार जो है स्वीकृति हो गई स्कॉलरशिप की, तो उसको जो है 10वीं 11वीं 12वीं में रिन्यूअल एप्लीकेशन ही करनी है, प्रोवाइडेड वो एलिजिबिलिटी क्लोज में है, 50% मार्क से पास किया है, वो कहीं गलती से दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन न करे। स्कॉलरशिप स्कीम छत्तीसगढ़ स्टेट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, अब उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए सेंट्रल की स्कीम्स में हम एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल जाए ये आवश्यक नहीं है, इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप दोनों जगह एप्लीकेशन करिए, कहीं ना कहीं से तो आपको मिलेगी। 2 जगह से आप ले नहीं सकते पैसा, लेकिन 2 जगह जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके अंदर कहीं भी आप जो है डिफॉल्ट में नहीं आते हैं। अभी लेटेस्ट में देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इनकी जितनी भी योजनाएं थी उनके अंदर जो है माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन लेटेस्ट में यदि आप वेबसाइट देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज को भी इन सारी योजनाओं में समाहित कर लिया गया है। कहने का अर्थ ये है कि अब जो है पिछड़े जो विवाह जनजाति कल्याण, आपके यहाँ जो बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट का क्या नाम है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट है जो ये सारी योजनाएं चलाता है SC ST OBC की, उसमें माइनॉरिटीज का भी समावेश हो गया है। अभी यहाँ पर रिसेंटली सेल्फ डिक्लेरेशन एज सर्टिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्सेप्टेड, एक बहुत बड़ा प्रश्न छत्तीसगढ़ के लिए था कि साहब हमें माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो जो जाति का सर्टिफिकेट है, अभी एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है छत्तीसगढ़ का, उसमें ये लिखा है कि जैन समाज के व्यक्ति को जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, और वो सेल्फ डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेशन करेगा 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर,
कि मैं जैन समाज से हूं तो वो जाति सर्टिफिकेट में और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट में दोनों में काम आएगा। ये छत्तीसगढ़ की योजनाओं को प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ होना चाहिए, यानी मूल निवासी होना चाहिए। यदि वो मूल निवासी नहीं है छत्तीसगढ़ का तो वो लाभ नहीं ले सकेगा। और नॉन आईटी इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर वो इनकम टैक्स परिवार दे रहा है तो वो इन योजनाओं में कहीं भी एलिजिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रेजिडेंस प्रूफ, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ये देखिए ये अभी जो ढूंढ के निकाला है उसके अंदर यदि आप ये चौथी लाइन इसमें पढ़ेंगे, 5वीं लाइन, स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC माइनॉरिटी क्लासेस, अभी इसमें जो है माइनॉरिटीज को भी उन योजनाओं में शामिल कर लिया गया है छत्तीसगढ़ में, जो बाकी सब जो है पिछड़े वर्ग के लिए है। ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का ड्राफ्ट है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं पंकज जी को और सावा जी को ये सर्कुलेट कर दूंगा, भेजूंगा उन्हें, और ये आगे सर्कुलेट होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। मित्रों, एक जो पिछले साल से या 2 साल हुए हैं EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो प्रावधान हुआ जिसमें 10% रिजर्वेशन वीकर सेक्शन को मिल रहा है, तो देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो हैं वो वीकर सेक्शन की परव्यू में नहीं आते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज जो है वो EWS की परव्यू में आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की किसी भी योजना का लाभ जैन समाज के लोग ले सकते हैं। इसमें 10% रिजर्वेशन का लाभ है, चाहे वो केंद्र सरकार की सर्विसेज हो या राज्य सरकार की सर्विसेज हो, उसमें हम इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे राज्य EWS के अंदर विविध योजनाएं चला रहे हैं। अभी मेरी नोटिस में नहीं आया कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना चल रही है, हो सकता है चल भी रही हो जो हमारी नोटिस में नहीं आई हो, लेकिन अगर वो योजनाएं चल रही हैं तो उनका लाभ भी मिल सकता है। अभी देखिए इसमें एलिजिबिलिटी में कौन है, जनरल कैटेगरी जिसमें माइनॉरिटीज हैं, SC, ST, OBC इसमें EWS में समाहित नहीं होते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनकी परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है, वो EWS की डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। और जिनके पास, ये छत्तीसगढ़ का नियम है कि जिनके पास जमीन, एग्रीकल्चर जमीन 5 एकड़ से कम है, ऐसे परिवार जो है इसके लिए एंटाइटल हो सकते हैं, बशर्ते कि उनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। और अगर फ्लैट है पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी, तो वो 1000 स्क्वायर फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जैन समाज के केस में माइनॉरिटी सेल्फ डिक्लेरेशन की जो मैंने बात की है वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, फोटो, नोटरी ऑथोराइज्ड बाय सेल्फ डिक्लेरेशन। ये कौन सा सेल्फ डिक्लेरेशन है कि मैंने जो एप्लीकेशन की है वो मेरी जानकारी में सत्य है और सही है, ऐसा जो है डिक्लेरेशन देना पड़ता है, नोटराइज कराकर वो देने की आवश्यकता रहेगी। पान कार्ड, बैंक स्टेटमेंट एंड आधार कार्ड। ये अभी जैन समाज के ऐसे परिवार जिनकी 8 लाख से कम की आय है, उनको जो है ये एडवाइस की जा सकती है और ये प्रोपोगेट भी करना चाहिए कि EWS के अंदर उन्हें सर्टिफिकेशन ले लेना चाहिए, योजनाओं का लाभ मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रहे। इसके लिए EWS में सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, एप्लीकेशन टू बी मेड विद तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं पूरे देश में। यहाँ भी जो है तहसीलदार या कुछ राज्यों में SDM देता है। EWS सर्टिफिकेट इज इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट, ये इसकी जो है परिभाषा है। इसकी वैलिडिटी छत्तीसगढ़ में 1 साल है। 8.5 हो गया है जी, 8.5 हो गया। हाँ जी, बस ये लास्ट स्लाइड है। वैलिडिटी 1 साल है। एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट या स्टेशनर से भी मिल सकते हैं। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन की हमने सेंट्रल स्कीम की बात की थी, वो जो है ये फॉर्म है, इसकी भी मैं कॉपी आपको दे दूंगा। ये वेबसाइट पर भी हर स्कीम जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस की जो डिटेल्स वेबसाइट पर है मिनिस्ट्री की, उससे भी ये आपको फॉर्म मिल सकता है। ये भर के भेजना है, ये स्कूल से भी मिल जाएगा। मित्रों, कुछ और बातें करनी थी, थोड़ी सी टाइम लगता है, लेकिन प्रश्न उत्तर हम सबसे पहले ले लेते हैं। जितने भी प्रश्न आए हैं इसको एक बार यहीं होल्ड कर देते हैं, आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। सावा जी शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुआ साहब। विश्वास है कि जितने लोग अभी इसमें पार्टिसिपेट किए कहीं ना कहीं वो बेनिफिटेड होंगे। आपने स्कूल के बारे में, कॉलेज लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छी बातें बताई है। मेरे पास क्वेश्चन तो वैसे है कॉमन क्वेश्चन,
ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि फैमिली इनकम जो 6 लाख आपने बताया है, उसमें फादर और मदर दोनों के इनकम जुड़ के फैमिली इनकम आएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मदर और फादर की जुड़ती है। सेंट्रल के केस में फैमिली इनकम की डेफिनेशन माता और पिता की आय जुड़ती है, और यदि अन्य कोई भी परिवार का सदस्य की एडल्ट सदस्य की आय है तो वो फैमिली इनकम में नहीं जुड़ेगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए छत्तीसगढ़ में जो 8 लाख की सीमा है उसके अंदर परिवार के हर सदस्य की आय जुड़ेगी, इतना फर्क है। सेंट्रल की स्कीम में माता पिता की आय, और छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस के लिए या अन्य कोई योजना में लाभ लेने के लिए परिवार की आय में सभी परिवार के सदस्यों की आय जुड़ेगी। आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी, एससी, एसटी के साथ अभी माइनॉरिटी में जैन को जोड़ दिया, ये इंफॉर्मेशन हमारे सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा। वो बहुत अच्छी खबर आपने दी है। दूसरा ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि 6 लाख से ऊपर वाली भी स्कीम और कुछ है क्या, ये 8 लाख को छोड़ के और बड़े हायर एजुकेशन के लिए? नहीं जी, देखिए 6 लाख से ज्यादा की भी ये भी जो है पिछले 2 सालों में रिवाइज करी है मिनिस्ट्री ने, नहीं तो पहले ये 3-3.5 लाख से ज्यादा की नहीं थी। और मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का प्रावधान है वो ऐसे परिवारों को अपलिफ्ट करने के लिए है जो बहुत ही जरूरतमंद है या पॉवर्टी लाइन के नीचे गुजर बसर करते हैं, उनके विद्यार्थियों को जो है शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से है। तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है, और जैन समाज के लोग, ऐसे लोग जो सक्षम हैं, वो कहीं भी कम आय का सर्टिफिकेट लाकर लाभ लेने का प्रयास न करें, क्योंकि किसी गरीब का हक अधिकार हम